हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज आपको कराएंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। जिस प्रकार आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, उसी प्रकार आपके वही क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको आज करवाए जाएंगे। चलिए, आपको दीदी के द्वारा क्वेश्चन करवाए जाएंगे। फटाफट पेन कॉपी उठा लीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। चलो देखो, असुरबनिपाल कौन था, उसकी दो विशेषताएं बताओ। असुरबनिपाल सीरिया का अंतिम राजा था। कहाँ का था वो अंतिम राजा? ठीक है। उसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? निन्वे। किसको बनाया था? निन्वे में एक पुस्तकालय में स्थापना करी और उसको भी क्या बनाई? अपनी राजधानी बनाई। उसने इतिहास, महाकाव्य, साहित्य, ज्योतिषी आदि के बारे में पट्टिकाओं को भी इकट्ठा करवाया। आपसे पूछ सकते हैं कौन से राजा के द्वारा इतिहास, महाकाव्य, साहित्य, ज्योतिष आदि की पट्टिकाओं को इकट्ठा करवाएगा? तो कौन था वो? असुरबनिपाल। कौन सा राजा था वो? असुरबनिपाल। और पुस्तकालय, निन्वे में पुस्तकालय की स्थापना किसने करवाई थी? असुरबनिपाल के द्वारा कराई गई थी। मेसोपोटामिया के लोगों ने समय पर विभाजन किस प्रकार हुआ था? ठीक है, पहले भी करा रखा है मैंने। उनका समय विभाजन चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा पर आधारित था। किस पे था? किस पे था? ठीक है, परिक्रमा पर आधारित था। उनके अनुसार एक वर्ष में 12 महीने, एक महीने को 4 हफ्ते और एक दिन को 24 घंटे तथा 1 घंटों को 60 मिनट में बांटा गया था। ठीक है, याद रख लेना, जो आज के टाइम पर आप काल गणना पढ़ते हो, किसकी देन है? पूरी मेसोपोटामिया की देन है। ठीक है, आपसे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मेसोपोटामिया वासियों के द्वारा में क्या कौन कौन सी देन दी गई, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रमुख विशेषता कौन सी है आपकी? काल गणना। कौन सी है? काल गणना। चलो अगला क्वेश्चन, भाई इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है। एकल परिवार से आप क्या समझते हैं? ठीक है, एकल परिवार का मतलब क्या होता है? ऐसी फैमिली जिसमें सिर्फ क्या, माता पिता, बच्चे और उनके जो जिनकी शादी हुई है वो, सिर्फ इतने लोग रहते हैं, क्या बोलते हैं? एकल परिवार कहते हैं। ठीक है, एकल परिवार में पुरुष, उनकी पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं। मेसोपोटामिया समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेसोपोटामिया में कौन से परिवार को आदर्श माना जाता था? तो एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। हालांकि माता परिवार भी क्या, अपने साथ रहते थे। ठीक है, वैसे तो असल एकल परिवार वही होता है जिसमें सिर्फ क्या, पति पत्नी और उनका बच्चा रहे, परंतु क्या मेसोपोटामिया के टाइम पे क्या, माता पिता को भी क्या अपने साथ रखा करते थे। और जो पिता होता था वो क्या होते थे? परिवार के मुखिया। आपके परिवार के मुखिया कौन है? अमित, मम्मी या पापा? पक्का? देख लो ऑनलाइन क्लास में, मम्मी सुन लेंगे तो क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट भाई, ये क्वेश्चन शायद आपके फर्स्ट टर्म में आया था क्या? गिलमिश से संबंधित आया था? पक्का? चलो, गिलमिश के महाकाव्य की रचना कब की गई थी? इसे कितनी पट्टिकाओं पर रचा गया था? ठीक है भाई, पट्टिकाएं क्या होती है मैंने आपको बताया था। और आपसे भाई प्रोसेस भी पूछ सकते हैं कि पट्टिकाओं को किस प्रकार तैयार किया जाता था। ठीक है, पट्टिकाओं को किस प्रकार तैयार किया जाता था। गिलमिश के महाकाव्य की रचना लगभग 2700 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। कब हुई थी? 2700 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, मैंने बताया भाई आपके जो ईसा पूर्व है किसमें जाती है? हमेशा माइनस में, और ईस्वी प्लस में। ठीक है, और इसको कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया था? 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। नेक्स्ट पेज, चलो 1 मिनट। हाँ भाई, आपका 8 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि मेसोपोटामिया लोगों के द्वारा क्या है कि आपके उपलब्धियों का वर्णन करो। ठीक है, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन करो। पहला पॉइंट, लेखन कला की देन। ठीक है, मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? किलाक्षर लिपि। क्या थी? किलाक्षर लिपि। ठीक है, उनके द्वारा कौन सी लिपि दी गई थी? किलाकारी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम? किलाक्षर भी लिपि कहते हैं। और आज के टाइम पर जो आप ये वर्गमूल, घनमूल सारे जो पढ़ते हो ना, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब किसकी देन है? मेसोपोटामिया लोगों की ही देन है। गणित की गणनाओं का विकास 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाओं में लिखी मिली है, जिसमें गुणा, भाग, तालिकाएं, वर्ग व तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियां दी गई है। ठीक है, ये सारा क्या आज के टाइम पर नहीं बनाया गया, ये मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा ही दिया गया है। समय का विभाजन, पहला क्या लिखोगे? लिपि। दूसरा क्या लिखोगे? गणित की गणना। क्या लिखोगे? गणित की गणना। तीसरा क्या लिखोगे? समय का विभाजन।
पॉइंट बनाकर डिफाइन करके आओगे वहां पर, ठीक है। समय का विभाजन, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा, ठीक है। आप जानते हो जो हमारी पृथ्वी है किसकी परिक्रमा लगाती है? सूरज की। और पृथ्वी की परिक्रमा कौन लगाता है? चंद्रमा। कौन लगाता है? चंद्रमा, ठीक है। के अनुसार पूरे वर्ष का 12 महीने में, ठीक है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। और एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? 4 सप्ताह। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। ये सब किसकी देन है? मेसोपोटामिया। किसकी है? मेसोपोटामिया की देन है। सूर्य और चंद्र ग्रहण का होना का मास और दिन के अनुसार घटित होने का हिसाब रखा जाता है। तारामंडल की स्थिति का हिसाब लगाना, ठीक है। जो सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, सब किनकी देन है? इनके द्वारा ही खोज लिया गया था, ठीक है, कि सूर्य ग्रहण किस प्रकार होता है और चंद्र ग्रहण किस प्रकार होता है। विद्यालय जैसी संस्था कहाँ विद्यार्थी गण पुरानी लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते और उनकी नकल करते और ज्ञान अर्जित कर अपनी पूर्वजों की बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ाते, ठीक है। ये सब इनके द्वारा दिया गया था। शहरीकरण, ठीक है। आज के टाइम पर क्या है? पहले स्टार्टिंग में क्या होता है? गांव से कस्बे, कस्बे से नगर, नगर से क्या है? शहरीकरण बनता है। तो सब किसकी देन है? मेसोपोटामिया। शहरीकरण, शहरी जीवन तथा सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत भी कहाँ हुई थी? हमारी मेसोपोटामिया में ही हुई थी। विवाह उत्तराधिकारी के मामले में क्या कानूनी दस्तावेज का भी उपलब्ध होता था, ठीक है। आज के टाइम पर भी ये क्या है? किसी से विवाह होता है, कोई किसी को गोद लेता है, ये सब क्या है? हमारा कानूनी तौर पर। वैसे क्या उस टाइम पर भी क्या उपलब्ध थे। नेक्स्ट, बेलनकार मोहरे, ठीक है। बेलनकार मोहरे कैसी होंगी? सिलेंडर है, जो आपकी सिलेंडर की शेप होती है मैथ में, सेम वैसे ही क्या आपकी बेलनकार मोहरे भी मिलती थी। ये पत्थर की बनी होती, जो बीच में आर पार छिदे होते थे, एक तीली लगा कर क्या लाइक पूरे से बेलन होता है उसी प्रकार बनाया गया था। मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी और इस प्रकार क्या है उसमें लगा कर क्या चित्र बनता था, ठीक है। रोलिंग होती है ना, हम रोल करते हैं छप जाते हैं, वैसे ही क्या उस टाइम की मोहरे बनाई गई थी। श्रम विभाजन, ठीक है। श्रम विभाजन किस प्रकार था? वहां पे क्या सभी कामों को बांट दिया गया था। मेसोपोटामिया के निवासी वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे, ठीक है। 1 मार्क से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वारकाशीर्ष कहाँ पर पाया गया? तो वारकाशीर्ष उरनगर में पाया गया था। कहाँ पर पाया गया था? उरनगर में। और ये किससे बनाया गया था? नहीं भाई, इसमें उरनगर दिया हुआ है, ठीक है। तो और ये किस पत्थर से बनाया गया था? संगमरमर के पत्थर से बनाया गया था। एक पुराकालीन पुस्तकालय जहाँ इतिहास, महाकाव्य, शकुन साहित्य, ज्योतिषी विद्या, गिलमिश का महाकाव्य, स्तुति और कविताओं की पट्टिकाओं का भी संग्रहण मिलता है, ठीक है। तो आपके पास पूरे ये 11 पॉइंट है, ठीक है। और 11 या 11 लिख के आने अगर आता है कि मेसोपोटामिया की क्या क्या विशेषताएं थी या फिर क्या क्या उपलब्धियां थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पर में पूछा जाता है। नेक्स्ट, मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति का अभिन्न अंग थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम में पूछा गया है, रिपीट भी क्वेश्चन ही हो सकता है। दक्षिणी मेसोपोटामिया में 5000 ईसा पूर्व में बस्तियों का विकास होने लगा, ठीक है। वहां पे क्या है? पहले क्या नॉर्मल लोग रहे थे, बाद में क्या है लोग आसपास आके बसते गए और वहां पे क्या होने लग गया? बस्तियों का विकास होने लगा। इन बस्तियों में कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। क्या? जो पुराने होते गए, विकसित होते गए, वो क्या बन गई? प्राचीन शहर। क्या बन गए? प्राचीन शहर। कुछ प्राचीन शहर मंदिर के चारों ओर विकसित हुए थे, ठीक है। देखो मंदिर के चारों ओर विकसित क्यों हुए? ठीक है, मंदिर का बीच में उसको मैंने आपको बताया वहां क्या पहले जो मंदिर थे वो घरों के समान माना जाता था, तो वहां पर क्या लोग अपना शिल्प कला व्यापार के लिए सब कुछ करते थे, ठीक है। फिर बाद में क्या लोगों ने आसपास ही क्या घर बसाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके चारों ओर फिर क्या बन गए? घर, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो हमारे बस्तियां थी वो क्या मंदिर के कहाँ बनाए गए थे? चारों ओर बनाए गए थे। कुछ प्राचीन शहर मंदिर के चारों ओर विकसित हुए। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कि क्या कच्ची ईंटों से बना हुआ है। आपने देखा भाई आज के टाइम पर भी मंदिर का निर्माण ऐसा ही होता है, पहले एक छोटा सा पत्थर रखा जाता है, फिर उसमें पूजा पाठ की जाती है और देखते देखते ही क्या वो बहुत क्या बड़े मंदिर का रूप ले लेते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का निवास स्थान था, जैसे मन में आपसे पूछ सकते हैं
उर जो कि चंद्र देवता, उर जो चंद्र देवता थे, और इंदाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। ठीक है, अगर भाई किसी को प्रपोज करने जाना तो किसकी पूजा करके जानी पहले? इंदाना। और मारने जाना है फिर भी इंदाना। तो याद रखना, प्रेम और युद्ध की देवी कौन थी? इंदाना। और उर को उर में किसकी पूजा की जाती थी? चंद्र देवता के। किसकी? चंद्र देवता की पूजा की जाती थी। कुछ प्रारंभिक साधारण मंदिर घरों जैसे होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवी देवता का घर होते थे, लेकिन मंदिरों की बाहरी दीवारों पर कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई दिखी थी। शांत हो जाओ। ठीक है, सिर्फ थोड़ा बहुत अलग था, वरना उस टाइम के जो मंदिर और घर थे क्या थे? बिल्कुल सेम। देवता पूजा व केंद्र बिंदु होते थे। लोग देवी देवताओं के लिए अन्न, दही और मछली आदि लाते थे। ठीक है, आज के टाइम लड्डू चढ़ाते हैं, टाइम वो क्या है, जो मछली घी जो उनके पास उपलब्ध है वो इस टाइम चढ़ाते थे। आराध्य देवता सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्र और स्थानीय लोगों की पशुधन का स्वामी माना जाता था। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है पशुधन का स्वामी किसको मानते हैं, तो आराध्य देवता। किसको? आराध्य देवता को माना जाता है। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया भी कहाँ होती थी? मंदिर में। मैंने आपको बताया कि व्यापार का केंद्र बन जाता है। ठीक है, चलो आपको ये सामान बेचना है, हमें जगह नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, आप कहाँ पर लेके आ जाना? मंदिर में ले आना, वहीं पर हम क्या कर लेंगे? सामानों को एक्सचेंज कर लेंगे, बेच खरीद लेंगे। तो ये क्या बन चुका था? एक व्यापारिक केंद्र। ठीक है, फाइल में से करना, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन है। मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप को बढ़ा लिया। ठीक है, धीरे धीरे क्या वहां पर क्या बहुत सारी क्रियाएं होने लग गई। आज के टाइम पर शादी के लिए यूज होता है, मिलाप के लिए यूज होता है। ठीक है, मंदिरों का यूज उस काल में मंदिर ना केवल धार्मिक केंद्र थे, अपितु क्या आर्थिक क्रियाओं से भी जुड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि वहां से क्या लोग क्या करते थे? व्यापार। क्या करते थे? व्यापार। तो 8 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट, संभवतः दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उनकी काल गणना और गणित की विद्वान पूर्ता परंपरा है। इस कथन को तर्क संगत से व्याख्या कीजिए। ठीक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज के टाइम पर क्या मेसोपोटामिया लोगों द्वारा दिया गया जो काल गणना और गणित संबंधित जो क्वेश्चन है उस टाइम की क्या है, उस टाइम और आज के टाइम दोनों के लिए क्या एक बहुत बड़ी क्या है उपलब्धि है। तो किस प्रकार है? मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन उनकी काल गणना और गणित है। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछे सबसे बड़ी देन क्या है? काल गणना और गणित। 1800 ईसा पूर्व के आसपास कुछ पट्टिकाएं मिली जिसमें क्या गुणा भाग की तालिकाएं, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियां दी गई। ठीक है, इन सब के बारे में हमें उसमें मिलता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले, एक पूरे वर्ष को 12 महीने में, एक महीने को 4 हफ्ते में, एक दिन को 24 घंटे में और एक घंटे को 60 मिनट में विभाजित किया गया है। आज ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। ठीक है, सूर्य और चंद्र ग्रहण घटित होने पर वर्ष, मास और दैनिक के अनुसार उनका हिसाब रखकर गणना की जाती थी। ठीक है, आप लोग देखते हो कभी माइंड में ये नहीं आया कि होली पिछले साल तो इतनी तारीख को थी, इस साल पे इतनी तारीख को क्यों पड़ी है? ठीक है, क्योंकि आपको क्या पूरा जो काल गणना की जाती है उसके बाद क्या निकाला जाता है, वरना कुछ फिक्स है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, सही जी क्या फिक्स है। हाँ, आपका बर्थडे ये क्या फिक्स है। ठीक है, बट होली, दिवाली सब क्या फिक्स नहीं है कि क्या इसको चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और जो नक्षत्र बनते हैं इन सबके अकॉर्डिंग क्या डेट निकाली जाती है। रात को आकाश में तारों और तारोमंडल की देखा होगा भाई, सभी लोग देखते हो रात को लेट के। हाँ, दिल्ली में नहीं दिखता है, गांव में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, वहां पूरी तारों की चादर दिखेगी। चलो नेक्स्ट, 1 मिनट पहले इसको स्लाइड में कंप्लीट कर दो। रात को आकाश में तारों और तारोमंडल की स्थिति पर नजर रखते हुए गणना की जाती थी। मेसोपोटामिया के उर नगर की मुख्य विशेषता बताइए। ठीक है, वहां याद रखना पहली बात तो वहां की जो गलियां कैसी थी, टेढ़ी मेढ़ी तथा सकरी गलियां। टेढ़ी मेढ़ी सकरी मतलब बहुत छोटी चपटी होती थी। ठीक है, बहुत कम स्पेस होता था आने जाने के लिए। ठीक है, नगर में टेढ़ी मेढ़ी तथा सकरी गलियां पाई गई थी। अनेक घरों तक पहिए लाने वाली गाड़ियां नहीं पहुंच सकती। ठीक है भाई, टेढ़ी मेढ़ी थी तो उसमें ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकता था, और क्या थी बहुत पतली थी जिस वजह से क्या उसके अंदर हम नहीं ले जा पा सकते थे। इसलिए क्या जो भी सामान ले जाना लाना था, फिर क्या कोई भी फसल वो भी किससे लाते थे हम,
सड़क से लाते, जैसे आज के टाइम पर भी गाँव में किया जाता है, ठीक है, अगर वहां पे साधन नहीं है ट्रांसपोर्ट का। अपने घरों तक पहिए वाली गाड़ियों तक नहीं पहुंच पाती थी। अनाज और बोरे के ईंधन को इकट्ठा संभवतः गधे पर लाद कर घरों तक लाए जाते थे, ठीक है, गधे पर या फिर क्या अपने सर के ऊपर से उठाकर उनको लेके आते थे। जल निकासी प्रणाली, नालियों और मिट्टियों की नलिकाएं हो गई, घरों तथा भीतर के आंगन में पाई गई थी। वर्षा का पानी, ठीक है, इसमें क्या हुआ, जल निकासी मतलब बहुत अच्छे सिस्टम बनाया गया था कि जो बारिश का पानी है फिर जो घर का पानी क्या उसको सही तरीके से क्या घर के बाहर निकाला गया था, ठीक है। और जो छत का पानी है, एक आंगन में लोग हौज बनाते थे, पूरा एक गड्ढा टाइप का, जिसमें क्या पूरा जो छत का पानी है उसमें आकर चला जाता था, ठीक है। तो उसमें मेसोपोटामिया के अंदर जो जल निकासी प्रणाली क्या वो अच्छे ढंग से बनाई गई थी। घरों की साफ सफाई, लोग अपने घरों की साफ सफाई के बाद सारा कूड़ा गलियों में डाल देते थे, भाई बैड मैनर्स थे इनके, और लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था कूड़ा डालने। एक मिनट, गलियों की सतह ऊंची उठती थी, जिससे कुछ समय बाद घरों की दहलियों को ऊंचा उठना पड़ता था ताकि गली का कीचड़ ना, भाई बैड मैनर्स नहीं था, उन लोगों ने अच्छे काम के लिए किया ताकि जो कूड़ा है उसे से क्या हमारे घर तक जो पानी पहुंच जाता है वो बाद में ऊंचा हो जाए, हमारे घरों के अंदर पानी ना आए, गली का कीचड़ बहकर घरों तक घर के भीतर ना आए। खिड़कियों का अभाव मतलब क्या होता है कि नहीं पाई गई, तो याद रखना मेसोपोटामिया के अंदर क्या घरों के अंदर क्या खिड़कियों का अभाव था। कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी, प्रकाशन आंगन और खुले वाले दरवाजों से होकर कमरे तक आता था, इससे परिवार में गोपनीयता बनी रहती। कहते हैं दीवालों के कान होते हैं, तो दीवालों के कान ये खिड़की दरवाजे ही होते हैं, ठीक है, कि आपकी बातें क्या इनसे बात ली जाती है, इसलिए क्या वो लोग क्या खिड़कियों का निर्माण नहीं करते थे। घरों के बारे में अंधविश्वास, कई तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे जो कि क्या पट्टिकाओं पर लिखे मिलते हैं, जैसे कि यदि आपके सामने का दरवाजा दूसरे की ओर खुलता है तो वह बहुत धन दौलत वाला है। कौन कौन धन दौलत वाला है यहाँ पे, चलो ठीक है। नेक्स्ट सब होगा, ठीक है, याद रखना भाई, जिसका घर का सामने का दरवाजा क्या सामने एक अंदर की ओर खोलते हैं, एक हम सामने की ओर, जिसका सामने की ओर खुलता है वो क्या है, अमीर। शवों को दफनाना, उर में नगर वासियों के लिए एक कब्रिस्तान था जिसमें शासक तथा जनसाधारण समाधियां पाई गई हैं, परंतु कुछ लोग घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए गए हैं, ठीक है, कुछ लोगों ने क्या करा है घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए गए हैं भाई, ठीक है। अगर आता है आपका ये उर नगर की विशेषताएं बताओ तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन करके आना, और बहुत इजी क्वेश्चन है, साथ साथ याद होना चाहिए आपको। मारी नगर व्यापारी तथा समृद्धि की दृष्टि से अद्वितीय था, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट है मारी नगर भी। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था, इस स्थल पर स्थित था। यहाँ से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और अन्य सामान नावों पर होकर फरात नदी के मार्ग से दक्षिण और तुर्की, सीरिया तथा लेबनान तक ले जाया जाता था। दक्षिण नगरों में घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियां, लकड़ी, शराब तथा तेल ले जाने वाले जलपोत माई नगर में रुकते थे, ठीक है। जब यहाँ सामान जाता था तो यहाँ से जो जलपोत होता था उससे लोग के क्या लेते थे, यहाँ पर 10% टैक्स लेते थे, ठीक है, जितना माल था उस माल के अकॉर्डिंग क्या उससे क्या लेते थे 10% टैक्स, ठीक है। तो ये क्या था, एक आर्थिक महत्व था, एक तो यहाँ से इतना सामान जा रहा है पहला ये, दूसरा क्या उनसे क्या लिया जा रहा था टैक्स, ठीक है, क्या लेते थे टैक्स, जैसे हम टोल टैक्स देते हैं इस स्टेट से उस स्टेट जाने के लिए, वैसे लोग क्या देते थे सामान को ले जाने के लिए टैक्स। मारी के अधिकारी लदे हुए सामान की जांच करते थे और बाद में क्या लदे हुए का मूल्य लगभग क्या 10%, आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकते कितने प्रतिशत लेते थे, 10% टैक्स लेते थे। कुछ पट्टिकाओं में क्या है साइप्रस के द्वीप अलशिया से आने वाले तांबे का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है, कहाँ से साइप्रिया और अलशिया के आने वाले का भी इस्तेमाल का उल्लेख मिलता है। यदि उन दिनों तांबे तथा टीन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रकार माई नगर क्या था, एक बहुत समृद्ध और अद्वितीय था। कहाँ से किस किस से मिलकर बनता था, तांबा प्लस रांगा, अगर ऑप्शन में रांगा ना हो तो कॉपर,
ठीक है, देख लेना ये। चलिए भाई, वो क्वेश्चन हमने कर दिया फिनिश, ये चैप्टर और क्वेश्चन भी उसके फिनिश। आगे नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 630 ईस्वी के दशक तक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य पूर्व तक 2 दशक सशक्त राज्य थे। वो कौन कौन से थे? रोम तथा इराक। कौन से थे आपके? रोम तथा इराक। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म याद रखना 0 ईस्वी माना जाता है। उसके बाद 630 तक के कौन से थे हमारे 2 सशक्त राज्य? रोम तथा इराक। आंसर आपके सामने दिए हुए हैं, टिक लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। उत्तर में रोम साम्राज्य की सीमा का निर्धारण निम्न में से कौन सी नदी के द्वारा किया जाता था? तो वो कौन सी नदी थी आपकी? राइन तथा डेब्नू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कौन सी थी वो? राइन तथा डेब्नू। और मेसोपोटामिया की कौन सी 2 नदियां थी? दजला तथा फरात। प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की थी? ठीक है, किसने की थी? अगस्टस ने। अगस्टस किसका बेटा था? जूलियस सीजर का। किसका था? जूलियस सीजर का। और ये इनका सगा पुत्र नहीं था, दत्तक पुत्र था, मतलब क्या? गोद लिया हुआ बेटा था। ठीक है, जूलियस सीजर क्या थे? इनके पिता। रोमन साम्राज्य में अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य व्यापारिक मंदिर क्या थे? ठीक है, याद रखना रोमन साम्राज्य में क्या अर्थव्यवस्था किस लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? उनको सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता था? तो याद रख लेना, वहां पर क्या है? गेहूं अच्छी खासी मात्रा में उगता था। वहां पे अंगूरी शराब। ठीक है, वहां पे क्या अच्छी खासी मात्रा में मिलता थी? अंगूरी शराब और जैतून का तेल। ठीक है, वहां पे इन सब की वहां पे लोहे की खदानें भी थी, जो कि ऑप्शन में नहीं, बट आ जाए कि लोहे की खदानें भी थी, वो भी क्या थे? अच्छी खासी मात्रा में थे। ठीक है, तो वहां पे क्या है? अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये सारी चीजें वहां पर पाई गई हैं। किस रोमन सम्राट का काल शांति काल के लिए याद किया जाता है? अमित। ठीक है, तो याद रखना कौन थे? अगस्टस। क्यों? मैंने बताया था आपको। एक क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि अगस्टस के काल को क्या स्वर्ण युग क्यों मानते हैं? तो याद रखना, जब अगस्टस आता है तब वहां पे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होती। वहां पे क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ शांति होती है। ठीक है, और युद्ध कोई भी उन पर आक्रमण नहीं करता, क्योंकि ये सोचो, जिस सम्राट ने क्या 3 महाद्वीपों पर विजय प्राप्त कर रखी है, क्या कभी कोई लड़ने की कोशिश करेगा? नहीं। ठीक है, याद रखना उतनी समय क्या होता है? साहित्य कला का भी क्या होता है? विकास होता है। जनता क्या होती है? उनसे खुश होती है। और उन्हीं बीच क्या होता है? हमारे ईसा मसीह का जन्म। ठीक है, तो अगर आपका आता है कि क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आप ये 4-5 पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो। कस्तूनिया नगर का संस्थापक कौन था? कॉन्स्टेंटाइन। कौन था? कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन ने कौन से सिक्के चलवाए थे? सोलिडियस। कौन से सिक्के चलवाए थे? सोलिडियस। ठीक है, और कस्तूनिया को किसने स्थापित किया था? कॉन्स्टेंटाइन। किसने करा था? कॉन्स्टेंटाइन। निम्न में से कौन सा नगर ज्वालामुखी फटने से नष्ट हो गया था? ठीक है, कौन सा नगर आपका ज्वालामुखी से फटने से नष्ट हो गया था? तो पोम्पई। कौन सा था? पोम्पई। सेरेपियम का क्या अर्थ है? तो सिकंदरिया का मंदिर। ठीक है, ये क्या था हमारा? सेम्पेरियम का अर्थ। सोलिडियस क्या था? अभी बताया मैंने, फिर आगे क्वेश्चन करो। ठीक है, क्या था? सोने का सिक्का। और किसने चलाया था? कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आपसे 1 मार्क्स में। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन किसने चलाया था? कॉन्स्टेंटाइन ने कौन से सिक्के चलाए थे? सोने के, सोलिडियस। दिनारियस क्या था? चांदी का सिक्का। कितने ग्राम का था? 4.5। ठीक है, 4.5 ग्राम का क्या था? सिक्का। उसको दिनारियस बोलते थे। ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही आ गया। बताओ कितने ग्राम का था? 4.5। रोमन साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत। ठीक है, अभी उसको वो बताए थे मैंने, मेसोपोटामिया वाले चैप्टर के। अगर 8 नंबर में आया तो आप सबसे पहले हेडिंग क्या डालोगे? स्रोत। इसके बाद क्या है आपका? रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के संपूर्ण स्रोत सामग्री के 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला क्वेश्चन ये तुम्हारे फाइल का, ये
पाठ्य सामग्री, ठीक है, जैसे जो हम क्या पढ़ सकते हैं, जैसे वितरण पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि, आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, पेपर में। नेक्स्ट, प्रलेखन या दस्तावेज, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये दस्तावेजी स्रोत मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेख या पेपायरस क्या था, ये एक पौधा था जिससे क्या लिखने की, पढ़ने लिखने की क्या सामग्री बनाई जाती थी, और ये कहाँ पाया जाता था, नील नदी के किनारे। कहाँ पर पाई जाती थी, नील नदी के किनारे पाई जाती थी। उत्कीर्ण अभिलेख या पेपायरस पेड़ के पत्ते पर लिखी गई थी, पांडुलिपियों के रूप में मिलते थे, ठीक है। पांडुलिपि का क्या अर्थ होता है, जो हाथों के द्वारा पत्तों पर लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, पांडुलिपि। संविदा पात्र, लेखन, संवाद पत्र और सरकारी दस्तावेज आज भी पेपायरस पत्र पर लिखे पाए गए हैं। भौतिक अवशेष, भौतिक अवशेष मतलब जो जमीन के नीचे से पाए गए हैं, लाइक हमारे इमारती स्मारक, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, कच्ची कारी का सम्मान आदि मिलता है, ठीक है, जो हमारे पाए गए। तो याद रखना, रोमन साम्राज्य के 3 स्रोत कौन कौन से थे, पाठ्य सामग्री, दस्तावेज और भौतिक अवशेष। 3 नंबर में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। अंशुल, नेक्स्ट, प्रिंसिपेट से आप क्या समझते हैं, तो याद रखना प्रिंसिपेट का क्या अर्थ है, 2700 ईसा पूर्व क्या करते हैं, प्रथम सम्राट अगस्टस 2700 ईसा पूर्व में जो नए राज्य की स्थापना करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, आया था फर्स्ट टर्म में ये, यस आया तुम्हारे में 1 मार्क्स में। जब आप बोल रही थी बीसी और इसमें कंफ्यूजन हो रही तो मैंने उसमें देख के लगा दिया था, ठीक है, फर्स्ट टर्म में हमारे इसमें आया भी था, ठीक है। तो याद रखना 1 मार्क्स में पूछा था और आगे पूछ सकते हैं कि अगस्टस की स्थापना कब की गई थी, 2700 ईसा पूर्व, ठीक है। पेपर में इस बार मैंने एक बार ईस्वी लिखा आया था और एक बार ईसा पूर्व, ठीक है, तो क्या होगा, ईसा पूर्व। और किसने करी थी प्रिंसिपेट की स्थापना, अगस्टस ने, ठीक है। जो नए राज्य की स्थापना करी उसको क्या बोलते हैं, अगस्टस। यद्यपि अगस्टस एक छत्र शासक और एक सत्ता का वास्तविक स्रोत था, यद्यपि इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक था, वह निरंकुश शासक नहीं था। चलो शांत। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य के प्रमुख व्यापारिक मंदिर थे क्या, व्यापारिक मंदिर मतलब उनका जो व्यापार था किससे चलता था, मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था एमसीक्यू में, गेहूं, अंगूरी शराब, जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मंदिर थे। ये मंदिर स्पेन, गैलित प्रांत, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, इटली से आते थे, ठीक है। ये चीजें कहाँ कहाँ से आती थी, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये एक्सप्लेन करना है। एम्फोरा क्या था, एम्फोरा क्या था, सिंपल सी बात क्या थी, सिंपल सी बात क्या है, ये एक कंटेनर था, क्या है, एक कंटेनर था जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या, जो ये किसको ले जाता था, सिर्फ और सिर्फ तरल पदार्थों को। एम्फोरा तरल पदार्थ की ढुलाई जैसे कंटेनरों में की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, एम्फोरा। तरल पदार्थ जैसे जैतून का तेल तो अन्य ढुलाई के लिए, ठीक है। इसमें याद रखना, इसमें सारे लिक्विड पदार्थ ले जाए जाते थे, जितनी चीजें लिक्विड वाली है सारे ले जाए जाते थे, ठीक है। और एक सेम है आपका क्या है, ड्रेसल 20, क्या है, एक ड्रेसल 20, ठीक है। देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है, जो एम्फोरा है उसमें हम कोई सा भी लिक्विड चीज ले जा सकते हैं, और जो हमारा ड्रेसल 20 है इसमें सिर्फ और सिर्फ जैतून का तेल ले जाते थे, क्या ले जाते थे, जैतून का तेल, सिर्फ यही एक इसमें छोटा सा अंतर है। और इसको खोजा किसने था, हेनरिक ड्रेसल ने, इसलिए क्या नाम पड़ गया, ड्रेसल 20। ड्रेसल 20 में क्या ले जाया जाता था, जैतून का तेल और एम्फोरा, ठीक है। अगर 1 मार्क्स में आ जाए तो एम्फोरा क्या था, एक कंटेनर, दोनों ही कंटेनर, बस इसमें और इसमें अंतर क्या है। दास प्रजनन का क्या अर्थ था, देखो रोमन साम्राज्य में क्या दासों को क्या बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था, वहां पे ये था कि दास का बेटा क्या बनेगा, आगे चलकर दास ही बनेगा। पर एक टाइम पर क्या वहां पे क्या हो जाती है, दासों की संख्या क्या होने लग जाती है, कम। तो वहां पे दास दासियों को मजबूर किया जाता है कि आप क्या करो, अपने दासों की संख्या क्या करो, बढ़ाओ, जिसको क्या बोला गया है, दास प्रजनन। प्रजनन का मतलब आप जानते ही हो कि आगे जनरेशन को बढ़ाना। दास प्रजनन गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा है जिसके अंतर्गत दासियों और उनके साथ मर्दों के अधिकाधिक बच्चों को पैदा करने के लिए क्या प्रोत्साहित किया गया था। इन दासों के बच्चे भी आगे चलकर क्या बनते थे, दास बनते थे। एकल परिवार से आप क्या समझते हैं,
अभी मैंने बताया मेसोपोटामिया में एकल परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे तथा दासों सम्मिलित, उसमें क्या माता पिता को सम्मिलित किया गया था। इसमें मैंने बताया कि दास क्या थे, मेसोपोटामिया क्या एक महत्वपूर्ण स्थिति रखते थे, तो इनके घरों में क्या दास भी शामिल होते थे। एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाए, रोमन साम्राज्य में कौन से परिवार को आदर्श मानते थे? एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। ये समाज व्यवस्था वाला क्वेश्चन एक बार फाइल में देखना, सही से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, ठीक है ना? कितने पॉइंट है अर्पिता? 6 पॉइंट है। चलो भाई, रोमन साम्राज्य किन सामाजिक श्रेणियों में विभाजित था? ठीक है, सुनो, मैंने आपको बताया इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया जो रोमन साम्राज्य, एक पूर्ववर्ती और एक परवर्ती काल है। देखो, पूर्ववर्ती काल में क्या थे, आपके सेनेटर थे, नाइट्स थे, अभिजात वर्ग थे और दास थे। ठीक है, ये कब की बात है? पूर्ववर्ती काल। फिर जब आपका परवर्ती काल आता है तो मैंने आपको बता ही रखा है, उसमें अभिजात वर्ग, इसमें सेनेटर, घुड़सवार तथा अन्य धनी वर्ग शामिल थे। फिर आपका कौन सा वर्ग आता है? मध्य वर्ग, यह एक नौकरशाही एवं राज्य से सेवा से जुड़े व्यक्ति थे। ठीक है, जो कि क्या करते थे? राज्य की सेवा करते थे। निम्न वर्ग, इस वर्ग में ग्रामीण मजदूर का कामगार जो खानों में काम करते थे तथा बाहर से आए कामगार आदि शामिल थे। और चौथा हमारा दास, जो कि क्या सेवक थे, जो विशेष कर पश्चिमी रोमन साम्राज्य में पाए गए थे। ठीक है, ये फिलहाल क्वेश्चन बन जाए, देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? ठीक है, तो आपको पता है कौन कौन से थे हमारे? सम्राट, सेनेट जिसको क्या बोलते हैं? सेनेट को अभिजात वर्ग, क्या बोलते हैं? अभिजात वर्ग। और तीसरे कौन थे हमारे? सेना। ठीक है, एक्सप्लेन करोगे। सम्राट, सर्वशक्ति संपन्न शासक। ठीक है, तो याद रखना सब, इसमें किसके बारे में बात की गई है? सिंपल सी, अगस्टस के बारे में। ठीक है, तो आप लिखोगे इसमें रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? अगस्टस। सर्वशक्ति संपन्न शासक, स्वयं को प्रथम नागरिक। ठीक है, और जैसे हमारे भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन, हमारा प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। वैसे उनका प्रथम कौन होगा? सम्राट। सेनेट जिसको हम क्या बोलते हैं? अभिजात वर्ग। इसमें कौन से लोग शामिल होते थे? जो धनी वर्ग। ठीक है, और जिनके पास क्या बहुत सारा पैसा है, मतलब वही क्या हुए हमारे धनी, मतलब अमीर लोग। तीसरे क्या थे? सेना। कौन थे? सेना। रोम में व्यवसायिक सेना थी। प्रत्येक सैनिक, व्यवसायिक का मतलब क्या है? सबको सैलरी पे की जाती थी। प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। और इनकी कार्यविधि कितनी होती थी? बता रखा है मैंने, कितने साल इनको अनिवार्य था कि आपको क्या अपनी इतने साल तक सेवा देनी पड़ेगी। 25 साल तक निर्धारित की गई थी। कर लोगे अगर आता है। 3 खिलाड़ी कौन थे? सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। सम्राट डायोक्लेशियन द्वारा किए गए कोई 4 प्रशासनिक सुधार बताइए। ठीक है, इनके टाइम पर कौन से 4 सुधार किए जाते हैं, इनके बारे में हमें बताना है। साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनाए गए। किले का मतलब क्या कर दी गई थी? बाउंड्री। क्या कर दी गई थी? बाउंड्री कर दी गई थी। रोमन साम्राज्य क्या कर दी गई थी? पूरी बाउंड्री कर दी गई थी। उसको प्रांतों में पुनर्गठित कर दिया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? प्रांतों में पुनर्गठित। उसने सैनिक तथा असैनिक कार्य को अलग अलग कर दिया था। ठीक है, कि सेना कार्य का अलग, कौन से कार्य सेना करेंगे और कौन से कार्य अदर लोग करेंगे। उसने सेनापति को अधिक स्वायत्तता प्रदान करी। ठीक है, किन लोगों को अधिक स्वतंत्रता दे दी? जो लोग सेनापति थे। ठीक है, तो इनके द्वारा किए गए कोई 4 प्रशासनिक कार्य थे। ये लो, आपका ये क्वेश्चन भी आ गया कि अगस्टस के काल को क्या है? स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? शांति के लिए। ठीक है, अगस्टस का काल, शासन काल शांति के लिए माना जाता है। देश में शांति की स्थापना, व्यापार वृद्धि हुई और अधिक समृद्धि हुई। रोम सैनिक दृष्टि से भी क्या बहुत मजबूत हुए। ठीक है, रोम वासियों की धार्मिक संस्कृति बहु देववादी थी। उदाहरण देके स्पष्ट कीजिए। रोमवासी अनेक पंथों तथा उपवास पद्धति में विश्वास रखते थे। ठीक है, किसमें? क्या? अनेक पंथी तथा उपवास पद्धति में विश्वास रखते थे। उन्हें हजारों मंदिरों, मठ क्या होते थे? किससे रिलेटेड है वो? चलो, कुछ याद नहीं रहा तुम्हें? हाँ, चलो कुछ तो याद है। मठ तथा देवालय बना
रखे थे? जुपिटर, जूनो, मार्स और मार्स जैसे अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी पूजा करते थे वो लोग, तो जुपिटर, जूनो, मार्स और मार्स जैसे अनेक लोगों से क्या है, देवी देवताओं की क्या पूजा करते थे। सॉरी भाई, लोगों बोल दिया मैंने, ठीक है। 1 मार्क्स से पूछ सकते हैं। दिनारियस क्या था? चांदी का सिक्का। दिनारियस क्या था? हेरोड के राज्य में रोम, सॉरी क्वेश्चन है आगे, को कितने दिनारियस की आय होती थी? ठीक है, अगर ये पूछा गया कि हेरोड के राज्य में क्या कितने दिनारियस की सैलरी दी जाती थी, तो दिनारियस रोम साम्राज्य, रोम का एक चांदी का सिक्का था। इसमें लगभग क्या 4.5 शुद्ध चांदी होती थी। हेरोड के राज्य में इसको क्या प्रति वर्ष कितने 54 लाख, ठीक है, 54 लाख दिनारियस की आय होती थी। कितनी होती थी? 54 लाख दिनारियस की आय होती थी। रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति, भाई इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं महिलाओं की स्थिति। रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति, संपत्ति में स्वामित्व व संचालन को कानूनी अधिकार प्राप्त था। ठीक है, महिलाओं को यह पूरा अधिकार दिया गया था कि क्या है, वो संपत्ति में भी क्या हिस्सा ले सकती हैं, क्या संपत्ति में भी क्या हिस्सा ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले ले। पिता की मुख्य उत्तराधिकारी, ठीक है, याद रखना उस समय क्या महिलाओं को क्या पिता की संपत्ति में क्या समान अधिकार दिया गया, जितना क्या बेटों को अधिकार दिया गया उतना महिलाओं को भी क्या अधिकार दिया गया था। पुरुषों के समान कानूनी अधिकार, ठीक है, जितने अधिकार पुरुषों को समान दिए गए थे, समान उन्हीं के प्रकार क्या महिलाओं को भी प्राप्त थे। पति को पूर्ण वैधानिक स्वतंत्रता दी गई, ठीक है, कानून की तरफ से भी क्या उनको पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की गई थी। तलाक देने की अपेक्षा आसान था, ठीक है, सिर्फ महिला को नहीं रहना, सिर्फ आराम से बोलती थी क्या हमें इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना, ठीक है, वो क्या बोलती थी, ठीक है, जब चाहे तब मर्जी क्या तलाक दिला सकते थे। पत्नी अपने पति और अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में क्या वह पूर्ण अधिकार बनाए रखते थे, ठीक है, ये था उनसे। चलो इधर एक मिनट, कहाँ गया, वह क्या अपनी जो लेके आती है दहेज में वो भी नहीं देती थी अपने हस्बैंडों को, प्लस में जो उनके पिता के पास है उसमें से भी ले लेती थी, ठीक है, मतलब पूर्ण रूप से क्या महिलाओं को अपनी संपत्ति में क्या अधिकार रखने का अधिकार था और अधिकार वो जमा कर रखती भी थी। पति अपनी पत्नी से आयु में काफी बड़ा होता था और अपनी पत्नी की पिटाई करना एक सामान्य व्यवहार था, ठीक है। अगर आपसे नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पूछे जाए तो ये तो तुम्हारे भाई सकारात्मक, पर ये तो एक आध दो पॉइंट क्या आ जाएंगे नकारात्मक। इसमें इतनी क्या बात है, इसमें पत्नी प्राय चोटिल रहते थे, ठीक है, सिर्फ आपके लास्ट के 2 पॉइंट है जो कि नकारात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की मुख्य उपलब्धियों का वर्णन करो, ठीक है। आई थिंक ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, नहीं चलो सही है। आपको 1 मार्क्स में मैंने बताया है कि सॉलिडियस किसने चलाए थे, कॉन्स्टेंटाइन ने चलाया था। ठीक है, ये मत लिखना आप लोग 4.5 ग्राम का होता था, ये मुझे गलत लग रहा है इसमें, ठीक है, सिर्फ आप ये लिखना कि इसमें क्या सोने के सिक्के चलवाए थे कॉन्स्टेंटाइन ने। दूसरी राजधानी किसको बनाया था इसने, कस्तूनिया को बनाया था और इसी की संस्थापक भी की थी स्थापना। यह 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ था। शासक वर्ग का तेजी से विस्तार हुआ और मौद्रिक स्वायत्तता और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में भी क्या हुई, तेजी से हुई। ग्रामीण उद्योग धंधों में भी क्या धंधों में पर्याप्त पूंजी लगाई गई। इसमें तेल के कारखाने, शीशे के कारखाने, पेच की प्रेस, पानी की मिलें महत्वपूर्ण थी, ठीक है, इसमें वो वाली मिली है जो माइनिंग होती है ना, वो वाली मिलें क्या है इसमें महत्वपूर्ण थी। इसमें व्यापार का पुनरुत्थान क्या, ठीक है, मतलब दोबारा से क्या करा, जीवित करा। पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स में ये पूछ सकते हैं किसने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था, 1 मार्क्स में पूछ लेते निम्नलिखित में से किस शासक ने क्या करा, ईसाई धर्म, रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया तो किसने करा, कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है, तो क्या थे इनके महत्वपूर्ण योगदान जो कि क्या कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा किया गया था।
रोमन साम्राज्य के 3वीं शताब्दी का संकट की व्याख्यान कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, पूछा जाता है कि रोमन साम्राज्य में आखिर क्या संकट था 3वीं शताब्दी जो क्या आज तक हम पढ़ते हैं। 230 ईस्वी के दशक में रोमन साम्राज्य ने स्वयं को कई मोर्चे से जूझता पाया, ठीक है, उनको इस टाइम पे बहुत सारे संकटों को क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। इराक में 225 ईस्वी में एक अधिक आक्रामक ससानी वंश, कौन सा वंश उभरा था, शशानिक वंश उभरा और 15 वर्षों के भीतर फरात नदी में क्या है, फैलता गया, ठीक है, अचानक से और 15 वर्षों के भीतर इसने क्या कर लिया, रोमन साम्राज्य पर बहुत बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। ईरान के शासक शाहपुर प्रथम ने दावा किया कि उन्होंने क्या 60,000 रोमन सेनाओं क्या कर दिया, सफाई कर दी और एंटियोक पर क्या कर लिया, कब्जा, ठीक है। पहली तो दिक्कत तो क्या आ गई, इतना ज्यादा वो कर लिया गया, बड़े भाग पर कब्जा, और दूसरी क्या बोला गया कि हमने क्या करा, आपके इतने सारे लोगों को क्या मारा, प्लस में क्या एंटियोक पर क्या कर लिया गया, कब्जा। जर्मन मूल की जनजातियां तथा अन्य राज्य समुदाय जैसे एल्मनाइड, फैक और गोथ राइन तथा डैप्नो नदी की सीमाओं की ओर भी बढ़ना शुरू कर दिया, और ये सारी जनजाति इन लोगों ने भी क्या करा, फायदा उठाया और क्या रोमन साम्राज्य की ओर बढ़ते चले आए। 233 से 280 तक काला सागर से लेकर अल्पास और दक्षिणी जर्मनी प्रांतों तक बार बार आक्रमण हुए, ठीक है, और इसी बात बीच क्या होते हैं आपके बहुत सारे आक्रमण, किन किन से होते हैं आपके, अल्पास और दक्षिणी जर्मनी, और ये काला सागर याद रखना बीच में पड़ता है, इनके मैप जब मैप पर कराऊंगी तो उसमें करवा दूंगी। रोमन वासियों को डैब्नू से आगे का क्षेत्र भी छोड़ना पड़ा, ठीक है, हार थक के जो हमारे रोमन वासी उनको कौन सा क्षेत्र पर छोड़ना पड़ गया, जो डैब्नू के आगे का क्षेत्र था उसको छोड़ना पड़ गया। और सबसे बड़ा इसमें जो है कि अगर आप लोग में भी क्या है, कोई टीचर आती है 1 साल के अंदर ही आपके 10-15 टीचर चेंज होते हैं, क्या आपका सिलेबस सही ढंग से कवर होगा, नहीं, ऐसे इसमें क्या हो जाते हैं, इनके जो राजा होते हैं 47 ईयर के अंदर ही क्या इनके 25 राजा क्या होते हैं, सत्ताहीन होते हैं, बार बार चेंज होते रहते हैं, जिस कारण क्या है जो 3वीं शताब्दी में क्या है जो हमारा रोमन साम्राज्य क्या जाता है पूरा बिखर, ठीक है। तो ये क्या थे आपके रोमन साम्राज्य में 3वीं शताब्दी के संकट। चलिए, अभी तक मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया ये क्या दे रहा है विश्व को, अब क्या है रोमन साम्राज्य की विश्व को क्या देन की विवेचना कीजिए, ठीक है। साम्राज्य स्थापना, सबसे पहले इनका सबसे हम क्या सीख मिलते हैं, आपसे अगर 1 मार्क्स में पूछेगी रोमन साम्राज्य किन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ, तो याद रखना अधिकांश यूरोप, सबसे ज्यादा कहां पर कब्जा कर रखा है, यूरोप, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका, ठीक है। आपसे 4 ऑप्शन दे के पूछ लेंगे किसमें नहीं फैला था, ठीक है, रोमन साम्राज्य किसमें नहीं फैला था, तो आप लगाओगे, ठीक है। हमें इनसे क्या मिलती है, साम्राज्य स्थापना, किस प्रकार के हम स्थापित कर सकते हैं। सोचो 7 महाद्वीप है, एक में तो अंटार्कटिका है, ये सब तुम्हें ले लेनी है, 6 जिसमें 6 में 3 जिन्होंने क्या पूरा कब्जा कर रखा था, बहुत बड़े एरिया पे क्या कर रखा था, कब्जा। राज्य प्रबंधन की शिक्षा, ठीक है, इनसे क्या सीखने को मिलती है, राज्य प्रबंधन की शिक्षा। सैनिक संगठन, मैंने आपको पूरा अलग से क्वेश्चन करा रखा है 3 नंबर में, इनकी क्या सैनिक संगठन कैसी थी, किस तरह कानून को कवर करना है, ठीक है, उन्हें कैसे मैनेज करना है। ईसाई धर्म का प्रसार किस राजा ने करा था, ईसाई धर्म का प्रसार किसने करा था, कॉन्स्टेंटाइन। धार्मिक सहनशीलता, सड़कें और पुल बनवाना, भवन निर्माण कला, साहित्य व दर्शन और भाषा, ठीक है, इन सबको क्या करोगे आप एक्सप्लेन, अगर 8 नंबर में आता है, ठीक है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। रोम की सभ्यता के पतन के कारण लिखो, ठीक है, क्या किन कारणों से क्या जो रोमन साम्राज्य हमारा क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, क्या हो जाता है, पतन। रोम की सभ्यता का पतन का सबसे बड़ा कारण क्या था, साम्राज्यवाद, क्या था, साम्राज्यवाद। देखो भाई, इनकी सबसे बड़ी ताकत ही क्या थी, साम्राज्यवाद, 3 महाद्वीपों में कब्जा कर लिया था, पर इनके पतन का कारण भी क्या बनता है, साम्राज्यवाद। किस प्रकार, युद्ध और साम्राज्यवाद के कारण रोम के अनेक लोकतंत्र समाप्त हो गए, यहाँ से क्या हो जाता है, लोकतंत्र समाप्त, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे लोकतंत्र पर जो ये अगस्टस आता है, क्या करता है, हर जगह पूरे 3 महाद्वीपों को जीत के अपने आप को क्या घोषित कर देता है, यहाँ का सम्राट, कि सब कुछ क्या मेरे कहे अनुसार चलेगा, ठीक है। तो वहां से क्या लोकतंत्र क्या हो जाता है, खत्म। नगरों में जन समुदाय आलसी हो गई, ठीक है, जो उनकी जनता थी क्या हो गई, वो
आलसी। राजनीतिक संघर्ष तथा भ्रष्टाचार के कारण, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या लिखोगे, इसको डिफाइन करोगे आप लोग, राजनीतिक संघर्ष तथा भ्रष्टाचार के कारण। ईसाई धर्म के फैलना, ठीक है। इससे पहले वहां पे ईसाई धर्म नहीं था, परंतु क्या जब पता ना आता और कॉन्स्टेंटाइन वगैरह आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ईसाई धर्म को क्या अपनी राजभाषा राजधर्म बनाते हैं। ईसाई धर्म के फैलने से रोम के सम्राटों की क्या शक्ति क्या हो जाती है, कम। गौतफैंग आदि जर्मन, मैंने ये बताया कि 3वीं सदी में ईसाई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दस्तक देने लग जाते हैं। रोमन साम्राज्य की शक्ति क्या हो गई, कमजोर, ठीक है। इन कारणों से क्या हो जाता है हमारा रोमन साम्राज्य का पतन। चलो भाई अगला चैप्टर बाद में कराती हूँ मैं, कर दो ऑफिस से, बंद कर दो इसे।